सो आज हम सर्कुलर मोशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर्कुलर मोशन क्या होता है, कोई बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर मोशन? बॉडी के क्लोज पास में उनकी टेंडेंसी। अगर किसी बॉडी का मोशन सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग है तो उसको आप बोलोगे सर्कुलर मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन। ठीक है। सो लेट अस से इफ दिस इज द सर्कल अलॉन्ग विथ एनी बॉडी इज मूविंग, तो सर्कल का एक सेंटर रहा होगा, सर्कल का एक सेंटर ओ रहा होगा और इसका कुछ रेडियस आर मिला होगा। ठीक है। मान लो जो तुम्हारा पार्टिकल है इनिशियली वो इस लोकेशन पी पर है, एट टाइम t इक्वल टू 0 लोकेशन पी पर है। सो लेट अस से दैट द पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी उसके पास होगी और कुछ देर बाद वो किसी दूसरी लोकेशन पे आ जाएगा क्यू पॉइंट पे। सो इफ द पाथ फ्रॉम p टू q ऑफ द पार्टिकल इज सच दैट द वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, वेलोसिटी हमेशा क्या आनी चाहिए पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहा। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रह रहे? सेम रह रहे, तो तुम बोलोगे पार्टिकल का पाथ जो रहा होगा वो वेलोसिटी की टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहा होगा, वेलोसिटी की टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहा होगा। सो उस पाथ को तुमने नाम दिया सर्कुलर पाथ। उस पाथ को क्या नाम दे दिया? सर्कुलर पाथ। और पार्टिकल के मोशन को क्या नाम दे दिया आपने? सर्कुलर मोशन। ठीक है। सो इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन द पाथ विल ऑलवेज बी अ सर्कल, नॉट डिपेंडिंग अपॉन वेदर द वेलोसिटी अलॉन्ग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, वेदर द वेलोसिटी अलॉन्ग द टेंजेंशियल डायरेक्शन इज कांस्टेंट और वेरिएबल। या तो ये कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। अगर कांस्टेंट हुई तो आपका जो सर्कुलर मोशन कहलाएगा वो कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसका नाम क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब मिलेगा? जब टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब मिला? जब टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब मिलेगा? जब टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? नॉन कांस्टेंट। ठीक है। अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी 0 होगी तो उससे क्या होगा? वो चलेगी। हाँ, अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी 0 होगी तो उसके पास कोई वेलोसिटी ही नहीं बची ना। वेलोसिटी की वजह से मोशन होता है, अगर वेलोसिटी नहीं है तो मोशन भी नहीं होगा, पार्टिकल क्या होगा? स्टेशनरी, सेफ पे रहेगा। तो वेलोसिटी तो हमेशा होगी। वेलोसिटी कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन में कि हमेशा उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। डायरेक्शन क्या हो रही है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। बात समझ में आई? पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि सर्कुलर मोशन में हमारी वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन कैसे कैसे आती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जैसे पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक मेरा पार्टिकल गया था, तो इनिशियल लोकेशन क्या है? टी इक्वल टू 0 पे पी, और एट टाइम टी इक्वल टू डी टी उसका मोशन कितना हुआ? क्यू पॉइंट पे आ गया वो, तो उसने कुछ एंगल चला होगा, कुछ उसने एंगल चला होगा। जो उसने एंगल चला उसको आपने क्या नाम दिया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या नाम दिया आपने? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिनोट किससे किया? थीटा से। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा? द एंगल ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग एनी इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग द सर्कुलर पाथ विल बी नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। नेक्स्ट टर्म्स विच कम्स इज एंगुलर वेलोसिटी। दूसरी टर्म है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, उसको डिनोट करेंगे ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी क्या बताती है? कि जो पार्टिकल है उसने जितना एंगल चला वो एंगल कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, जो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली लीनियर वेलोसिटी बोल लो, लीनियर एक्सेलरेशन बोल लो, वो सभी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सो यहाँ पे भी जितनी भी हमारे पास टर्म्स आएंगी, ये सारी टर्म्स क्या आएंगी? वेक्टर टर्म्स आएंगी। अगर वेक्टर टर्म्स हैं तो इन सबका कोई डायरेक्शन भी होगा, इन सभी का कोई डायरेक्शन भी होगा ना। वो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। वो डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलते हैं? कि अगर आपके पार्टिकल का मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है, आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को डायरेक्शन में कर्ल करोगे, राइट हैंड की फिंगर्स को उस डायरेक्शन में कर्ल करोगे, तो थंब जो है वो आपको पैरामीटर देगा जो आप निकालना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हमने बात की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पी से क्यू पॉइंट पे जाते हुए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज फैशन में या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो सभी अपने फिंगर्स को क्या करोगे? राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करो, तो थंब क्या देगा आपको? वेक्टर की डायरेक्शन। तो अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछूं तो मैग्नीट्यूड तो क्या होगा? एंगल थीटा। लेकिन अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूं तो वो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर। डायरेक्शन क्या आएगी उसकी? आउटवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर।
सो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं थीटा वेक्टर इज इक्वल टू थीटा, और अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस को ऐसे डिनोट करूँ, एक्सिस अलॉन्ग द जनरल एक्सिस, वाई अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जेड कहाँ होगा, आउटवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर। सो थीटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज थीटा टाइम्स के कैप। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, दूसरी टर्म हमारी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जिसने क्या बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बताया इसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी। ये तो आपके पास आ गया इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात करें तो अगेन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या आएगी, सेम एज दैट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो ओमेगा वेक्टर कैन बी रिटन एज ओमेगा इंटू के कैप, मॉड ऑफ ओमेगा इंटू के कैप। समझ में एक बात, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी दोनों। थर्ड टर्म इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है बताओ, जैसे हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन था वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या बोलोगे आप, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। डिनोट कैसे करेंगे, अल्फा से। सो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी। क्या लिख लिया आपने, डी ओमेगा बाई डी टी। इसकी डायरेक्शन भी कैसे निकालोगे, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि ओमेगा जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जैसे वहाँ पे हम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों की बात करते रहे। जब हम इन जनरल एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही होती है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगता है। अगर पार्टिकल का मोशन, पार्टिकल की एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप उसकी एक्सेलरेशन को क्या बोलते हो, रिटार्डेशन। और वो वेलोसिटी को कंटिन्यूसली क्या करती है, डिक्रीज करवाती है। वेलोसिटी को क्या करवाती है, डिक्रीज करवाती है। सो इन दैट केस अगर आपका ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब अल्फा क्या रहा होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में रहा होगा। पिछले इस एग्जांपल में हमारे जो एंगुलर वेलोसिटी आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं, आउटवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर। अगर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, सो अल्फा वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो अल्फा वेक्टर को आप क्या लिखोगे, अल्फा वेक्टर विल बी इक्वल टू अल्फा डॉट के कैप। मतलब वो वेलोसिटी की डायरेक्ट एंगुलर वेलोसिटी को क्या करे, सपोर्ट कर रहे। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ओमेगा कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा। और अगर मैं अपना एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर लिखूं अल्फा डॉट माइनस के कैप, सो इसका मतलब क्या है कि एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी को क्या करेगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज करवाएगी। क्या करवाएगी, डिक्रीज करवाएगी। तो उसको हम नाम क्या देंगे, एंगुलर रिटार्डेशन। उसका हमने नाम क्या दे दिया, एंगुलर रिटार्डेशन। अब जब तुम्हारे पास लीनियर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बढ़ता है या कम होता है, बढ़ता है। अगर तुम्हारी लीनियर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेम हियर, अगर तुम्हारा ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रहा है, ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, एंगुलर एक्सेलरेशन ने ओमेगा को सपोर्ट किया होगा। सपोर्ट कैसे करेगा, उसी की डायरेक्शन में लग के। हमने बोला था कि ओमेगा जो है वो के कैप के अलॉन्ग लग रहा है। सो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी कहाँ पे होगी, अलॉन्ग के कैप। तो तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी माइनस के कैप में, तो ओमेगा कहाँ पे था, प्लस के कैप में। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कहाँ पे आया, माइनस के कैप में। तो उसने एंगुलर वेलोसिटी को क्या किया, अपोज किया। तो एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। बात समझ में आई, ठीक है। अब आते हैं इनकी यूनिट्स पे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, थीटा की यूनिट क्या होगी, हम यहाँ पे रखेंगे हमेशा रेडियंस। कितनी रखेंगे, रेडियंस। सो डी थीटा बाई डी टी आपको क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो आपको क्या देगा, एंगुलर वेलोसिटी। वो क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। न्यूमरेटर में क्या आया, रेडियन, डिनोमिनेटर में क्या आया, सेकेंड। सो ओमेगा की यूनिट क्या आएगी, रेडियंस पर सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मतलब न्यूमरेटर में क्या है आपके पास ऑलरेडी, रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यूनिट आएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, जब आप एक सर्कल की बात करते हो, या आपके पास सर्कल है, इस सर्कल में आप किसी पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किए, मान लो इस वाले पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किए, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ उसने एंगल कितना बनाया है इनिशियली, t इक्वल टू 0 पे
थीटा कितना है 0 डिग्री। जब आप पूरा एक सर्कल ट्रेवल करते हो कितना एंगल चलते हो, थीटा कितना चलते हो 360 डिग्री। अच्छा इसका सर्कमफेरेंस कितना आएगा 2 पाई इंटू आर। सर्कमफेरेंस कितना आएगा 2 पाई इंटू आर। इफ आई कंसिडर अ यूनिट सर्कल हैविंग अ रेडियस ऑफ यूनिट ई, मतलब उसका रेडियस कितना हो गया 1, तो उसका सर्कमफेरेंस कितना आएगा 2 पाई। 360 डिग्री में उसने कितना सर्कमफेरेंस ट्रेवल किया 2 पाई। उस 2 पाई को हम बोलते हैं रेडियंस। 2 पाई को हमने क्या बोला रेडियन। तो आप क्या बोलोगे 360 डिग्री में कितने रेडियंस आ गए 2 पाई रेडियंस आए। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन आएंगे 2 पाई बाई 360 डिग्री रेडियन। तो थीटा डिग्री में कितने रेडियन आ जाएंगे 2 पाई बाई 360 इंटू थीटा रेडियन। समझ में आया यूनिटी कन्वर्शन। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें याद ये रखना है क्या कि 360 डिग्री में 2 पाई रेडियंस होते हैं। अब वो रेडियन से आपको डिग्री में कन्वर्ट करवा ले या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करवा ले, ये चीज़ें आप कर सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है। सो अब तक तुम्हें तीनों डेफिनेशन समझ में आ गई। यहाँ पे जो हमने बात की थी एंगुलर वेलोसिटी की, जब हमने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को क्या लिखा डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ पे मैं इसका स्मॉल चेंज की भी बात कर रहा हूँ। सो दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज नोन एज योर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। अगर मैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करूँ, सो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को आप कैसे लिखोगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। क्या लिखोगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो आपको एक गिवन टाइम इंटरवल के दौरान जो एंगुलर वेलोसिटी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी रही होगी वो बताएगा, इंस्टेंटेनियस नहीं बताने वाला। ठीक है। अगर आपको एवरेज से इंस्टेंटेनियस निकालना है तो आप क्या करोगे, जो आपका इंस्टेंट का मतलब क्या है डेल्टा टी की जगह वो स्मॉल टाइम होता जाएगा। सो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी वेयर द लिमिट इज दैट द टाइम टेंड्स टू 0। टाइम टेंड्स टू 0 अगर होगा तो उसने उस दौरान एंगल भी जो चला होगा वो क्या चला होगा, एक इंस्टेंटेनियस एंगल चला होगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी। सो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज नोन इज गिवन बाय लिमिटिंग डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। ये सारी टर्म समझ में आई। आगे देखें, आपके पास ओमेगा क्या आया था डी थीटा बाई डी टी और अल्फा कितना आया था डी ओमेगा बाई डी टी। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करूं एज्यूमिंग कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर मेरी एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रही तो इस एक्सप्रेशन से आप क्या लिख सकते हो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। इंटीग्रेट करो at time t equal to 0 if the initial angular velocity is omega naught, at any time t the angular velocity is omega। अल्फा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे डी ओमेगा का इंटीग्रल क्या आएगा ओमेगा। लिमिट क्या रहेगी ओमेगा नॉट से ओमेगा वेयर ओमेगा नॉट इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा। जो इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया था, अंदर क्या बचेगा dt का इंटीग्रल जो कितना आएगा टाइम t फ्रॉम द इनिशियल लिमिट ऑफ 0 टू फाइनल लिमिट ऑफ t। वैल्यूज पुट करो। लिमिट कैसे पुट करते हैं, फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट करो माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करो इक्वल टू अल्फा टाइम फंक्शन में अपर लिमिट पुट करो माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करी। सो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा टी। सो आपकी इक्वेशन क्या बनी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। अगली इक्वेशन देखो, अब तुम्हारे पास ओमेगा कितना आ गया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। नाउ इफ यू कंसिडर दैट सिंस ओमेगा वॉज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, सो आप डी थीटा को क्या लिख सकते हो ओमेगा डी टी। ओमेगा की वैल्यू पुट करो, सो डी थीटा कितना आएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करो। सो एट टाइम टी इक्वल टू 0 द ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट वॉज से फॉर एग्जाम्पल थीटा नॉट। एट एनी टाइम टी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में डी थीटा इंटीग्रल कितना आएगा थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ पे होगी थीटा नॉट टू थीटा शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड का इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा ओमेगा नॉट टी लिमिट 0 टू टी प्लस अल्फा तो कांस्टेंट है, टी का इंटीग्रल कितना आएगा टी स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम द लिमिट ऑफ 0 टू टी। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। वेट थीटा माइनस थीटा नॉट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा वो फर्दर। सो आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सेकंड क्या है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर।
दोनों को अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन और मिलेगी, क्या? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये तीनों इक्वेशंस वही इक्वेशंस हैं जो आपने काइनेमेटिक्स में सॉल्व किया था, लेकिन काइनेमेटिक्स का कौन सा केस? व्हेन यू हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तब आप आंख बंद करके ये तीनों इक्वेशन को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या यूज करोगे? डिफरेंशियल फॉर्म। कौन सी डिफरेंशियल फॉर्म्स? सबसे पहले अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी और थीटा इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। इन दोनों को यूज करके आप अपना गिवन पैरामीटर या गिवन इक्वेशन को फाइंड आउट करोगे। डन, ठीक है। Now let us see the relation between the angular velocity omega and the linear tangential velocity v. Relation between angular velocity कौन सी? omega and tangential velocity v. सर्कल है आपके पास, इस सर्कल में लेट अस अज्यूम कि इनिशियली पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पर है? एट दिस पॉइंट P एंड द सर्कल इज ओवर हियर। सेंटर से P पॉइंट को आपने कनेक्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज सेक्शन में मूव कर रहे, फाइनली Q पॉइंट पे आ गया। कितना एंगल चला होगा? इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी गिवन दैट एट t इक्वल टू 0 द ओमेगा वाज हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी 0, सो आप थीटा को क्या लिखोगे? थीटा नॉट प्लस सॉरी ओमेगा नॉट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। कंसिडरिंग इफ द पार्टिकल डजंट हैव एनी एंगुलर एक्सेलरेशन, पार्टिकल के पास कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो थीटा कितना आएगा? ओमेगा टी के बराबर आएगा। अच्छा, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक अगर पार्टिकल गया सो इसका ये आर्क लेंथ कितना होगा? एल विल बी इक्वल टू रेडियस आर इंटू थीटा। आर्क लेंथ एल कितना आएगा? रेडियस आर इंटू थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करो, सो आप क्या लिखोगे? डी एल बाई डी टी शुड बी इक्वल टू आर इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी एल बाई डी टी शुड बी इक्वल टू आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी आपको क्या देगा? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और डी एल बाई डी टी आपको क्या देगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ की जो आर्क लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो आपको आर्क लेंथ के अलॉन्ग जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो बताएगा। आर्क लेंथ के अलॉन्ग जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो बताएगा ना। तो पी पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो वो वेलोसिटी कहाँ पे होगी? अपर डायरेक्शन में। क्यू पॉइंट पे अगर वेलोसिटी देखोगे तो वो कहाँ पे होगी? इस डायरेक्शन में। सो डी एल बाई डी टी आपको क्या देगा? टेंजेंशियल वेलोसिटी वी टी। सो टेंजेंशियल वेलोसिटी वी टी इज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा। कितना आएगा? टेंजेंशियल वेलोसिटी आर इंटू ओमेगा। ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है ये कहाँ पे लग रही है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रही है। याद रखना इस चीज को, ये जो वेलोसिटी लग रही है ये कहाँ पे लग रही है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रही है। बात समझ में आई? ठीक है। एक चीज बताओ, अगर तुम्हारा जो पार्टिकल है, से फॉर एग्जांपल एक आपके पास डिस्क है, ये डिस्क अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। सो डिस्क का कोई भी पॉइंट, डिस्क का कोई भी पॉइंट अगर आप रैंडमली चूज करोगे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? सेम होगी, क्योंकि डिस्क एज अ बॉडी पूरी पूरी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर रोटेट करिए तो डिस्क पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, हाँ या ना? ठीक है। अब इस डिस्क पे मैंने दो पॉइंट लिए। एक पॉइंट तो लिया पी पॉइंट जो डिस्क के एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 डिस्टेंस पे, ये जो हमारी एक्सिस है ना इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो द P point is at a distance of r1 from the axis of rotation, and there is another point Q which is situated over here which is at a distance of r2 from the axis of rotation। ठीक है। सो आपको ये तो पता है कि P और Q दोनों की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा। दोनों की टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होगी? मुझे सिर्फ इतने डेटा से बता सकते हो जो मैंने आपको R1 और R2 बताया है, इसके बेसिस पे आप मुझे बता सकते हो कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए? P पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए या Q पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए? क्योंकि ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? रेडियस बड़ा, क्योंकि Q का रेडियस बड़ा है तो इसका सर्कमफेरेंस कितना आएगा? बड़ा आएगा। सिंस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है तो डिस्क को एक पूरा कंप्लीट सर्कल रोटेट करने में जो टाइम लगेगा वही टाइम डिस्क के ऊपर लाई करने वाले हर एक पॉइंट का होगा। ठीक है। अगर कोई पार्टिकल कम डिस्टेंस पे है तो उसको जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो डिस्टेंस क्या है उसका? कम।
सो उसकी वेलोसिटी कम होगी तो भी उसको टाइम कम लगेगा। लेकिन जो पार्टिकल बहुत दूर है उसको बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, जितना बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना है अगर उसकी वेलोसिटी उतनी ही हुई जितनी किसी दूसरे पार्टिकल की हुई सो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसको अपनी वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, सो दैट छोटे वाले पार्टिकल को जितना टाइम लगा एक सर्कल ट्रेवल करने में उतना ही टाइम बड़े वाले पार्टिकल को लगे। तो बड़े वाले पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। सो यू विल से दैट द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट Q इज ग्रेटर देन द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P। या तो आप इसको एनालिटिकली ऐसे एनालाइज कर सकते हो या फिर फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या बोलेगा, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट Q कितना आएगा, रेडियस एट द पॉइंट Q इंटू ओमेगा, और वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P कितना आएगा, रेडियस एट द पॉइंट P इंटू ओमेगा। Since omega for both the points are same, if the radius of the point Q is more, so you will say that the velocity of the point Q is greater than the velocity of the point P. Done? कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखें, अभी हमने रिलेशन किसके बीच में निकाला था, एंगुलर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी, लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी v के बीच में। नाउ लेट अस सी द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट किया है, अल्फा से, और जो आपकी लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट किया है, अल्फा से। ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है। सर बताओ। उसको भी ए से नहीं होगा, सॉरी, हमारे पास अभी का रिलेशन आया था v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। इफ यू विल डिफरेंशिएट दिस रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर आप इस रिलेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, dv बाई dt शुड बी इक्वल टू d बाई dt ऑफ r इंटू ओमेगा। यहाँ पे आप लगाओगे प्रोडक्ट रूल, तो आप क्या लिखोगे, d बाई dt ऑफ r मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा प्लस r इंटू, अगर कांस्टेंट हुआ फिर तो ठीक है, अगर कांस्टेंट हुआ फिर तो आप क्या बोलोगे, r कांस्टेंट है तो dr बाई dt वाले टर्म जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर कांस्टेंट ना हुआ तो मान लो सर्कुलर मोशन के दौरान आपने पार्टिकल के ऊपर फोर्स कुछ इस तरीके से लगाया कि उसका रेडियस कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, हो सकता है ना। तो आपको कंप्लीट पता होना चाहिए, आंख बंद करके हमेशा नहीं लिख देना कि रेडियस हमेशा ही कांस्टेंट है। एक बार क्वेश्चन को देखो, एनालाइज करो कि उसमें जो उसने सिचुएशन दी है वहाँ पे उसका रेडियस कांस्टेंट है या नहीं है। सो dv बाई dt कितना आएगा, dr बाई dt इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू डी प्लस आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। इफ रेडियस आर इज कांस्टेंट, फिर आप क्या बोलोगे, इफ आर इज कांस्टेंट तो डी आर बाई डी टी वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। डी वी बाई डी टी क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन ए, लीनियर एक्सेलरेशन ए। डी आर बाई डी टी जीरो है तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी, जीरो। सेकेंड टर्म बचेगी आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी आपको क्या देते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, सो इट विल बी आर इंटू अल्फा। कितना आएगा, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। मुझे ये बताओ, जो हमने वेलोसिटी लिखी है ऊपर v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, वो वेलोसिटी कौन सी लिखी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी कौन सी लिखी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी v t। सो एक्सेलरेशन जो आएगी वो भी कौन सी एक्सेलरेशन कहलाएगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। याद रखना है चीज को, कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी एक्सेलरेशन आर इंटू अल्फा होती है, कौन सी होती है बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय आर इंटू अल्फा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, स्टार्टिंग में मैंने बोला था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या था, बोलो बोलो। जब आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की थी तो उसमें हमने क्या बोला था, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। कौन सी वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट रहनी चाहिए, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि उसकी किसी भी पैरामीटर में, वेलोसिटी के पैरामीटर में चेंज नहीं आ रहा। कौन सी वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहनी चाहिए, टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी वेरी नहीं करनी चाहिए। सो यू विल से दैट द टेंजेंशियल वेलोसिटी vt शुड रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी आएगी, जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी आएगी, जीरो। सो इट इंप्लाइज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी आएगी, जीरो। और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना आएगा, वो भी जीरो आएगा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू द लीनियर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय ए टी इक्वल टू आर इंटू अल्फा। डन। सो यहाँ पे आप साथ में क्या बोलोगे, अल्फा भी कितना आएगा, जीरो। अब आओ, अगला हमने कौन सा बोला था, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बताओ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कैसे डिफाइन किया था कि यहाँ पे जो आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, नॉन कांस्टेंट। वो कांस्टेंट नहीं है लेकिन वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कौन सी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके पास रही होगी, या तो हो सकता है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में रही होगी तो वो टेंजेंशियल वेलोसिटी को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तो टेंजेंशियल वेलोसिटी को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। लेकिन सर्टेनली कुछ ना कुछ तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, ये बात कंफर्म है। सो यू विल से दैट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। पहले क्या थी, जीरो थी, अब क्या होगी, नॉन जीरो। और अगर आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है सर्कुलर मोशन में, तो उसके पास जरूर कोई ना कोई एंगुलर एक्सेलरेशन रहा होगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, एंगुलर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नॉन जीरो। अब मुझे ये बताओ, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा की डायरेक्शन में, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर ओमेगा की डायरेक्शन में, तो वो ओमेगा को क्या कर रहा होगा, इंक्रीज करेगा। अगर ओमेगा इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ गई ना। तो यहाँ पे मैं दोनों मोशन को साथ साथ बता रहा हूँ आपको कि लीनियर मोशन एज वेल एज इट्स एंगुलर मोशन, ठीक है। एक पैरामीटर की चेंज होने की वजह से दूसरा पैरामीटर हमारा ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। उल्टा बताओ, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, कौन सी वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात की जा रही है तो वो टेंजेंशियल वेलोसिटी से रिलेटेड होगी। एंगुलर रिलेशन के साथ वैलिड होंगे और लीनियर वाले लीनियर के साथ। तो मैंने क्या बोला, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या करती रहेगी, कम करती रहेगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर कम हुई तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, वो भी कम होगी। और अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन कहाँ रहा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ रहा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। डन, कोई दिक्कत तो नहीं, ये सारी चीज समझ में आई, ठीक है। सो जो सारे रिलेशन आपके पास लीनियर काइनेमेटिक्स के हैं, वही सारे रिलेशन आपके पास दूसरी वाली काइनेमेटिक्स के भी हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम सर्कुलर मोशन को शुरू करते हैं। अब तक जो अपने पास थी वेलोसिटी जो आई थी, वेलोसिटी में कुछ कुछ चेंजेस आ रहे थे। अब सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल को मूव करने, तो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूँ या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूँ, दोनों केसेस में टेंजेंशियल वेलोसिटी उसके पास है, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। हमने कहीं पे उसकी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की, अब तक सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात की, डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की। अगर उसको सर्कुलर मोशन में घूमना है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी ना। सो यू विल से फॉर सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर शुड कंटिन्यूसली चेंज। अच्छा, जब हम इन जनरल, मैं वैसे इन जनरल आपको बता रहा हूँ, जब हम एक्सेलरेशन ए की बात करते हैं तो वो होती क्या थी, dv/dt। यहाँ पे मुझे ये बताओ, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपने ए वेक्टर को क्या बोला, dv/dt। यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर है तो वो वेलोसिटी को कैसे कैसे अफेक्ट कर सकती है, बढ़ा सकते हैं। ईदर इट कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर को चेंज करेगी, या फिर वो क्या करेगी, उसकी डायरेक्शन को चेंज करवा देगी। इवन दो आपका मैग्नीट्यूड सेम रहे, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा होगा। और वेलोसिटी वेक्टर के चेंज को आप क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी वेक्टर के चेंज को आप क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन। हो सकता है कि आपका डायरेक्शन सेम रहे लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहे, वेरिएबल हो। जो आप मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ते हो, मोशन इन वन डायमेंशन में जो आप पढ़ते हो वो क्या होता है, उसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी या तो सेम लाइन के अलॉन्ग होती है या एंटी पैरेलल होती है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने कभी भी वेलोसिटी की डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचा। जब आप मोशन इन टू डायमेंशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो वहाँ पे आप पार्टिकल की जो वेलोसिटी देते हो वो कौन कौन सी डायरेक्शन में देते हो, एक्स डायरेक्शन एज वेल एज वाई डायरेक्शन। लेकिन उसके ऊपर एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लग रही होती है, कौन सी डायरेक्शन में, अलॉन्ग द ग्रेविटी डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से उसके पास एक्सेलरेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में आती है, लेकिन वो एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन की वेलोसिटी को कंटिन्यूसली चेंज कर रही है। सो अगर आप याद करो, इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, लेकिन वाई डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता है, ठीक है। नेट वेलोसिटी की अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो वो नेट वेलोसिटी कैसे आती थी, नहीं याद, ये एक्स एक्सिस है, ऊपर की तरफ आपके वाई एक्सिस है, पार्टिकल आपका ओरिजिन पर है, पार्टिकल कहाँ पे, ओरिजिन पे, आपने इसको यू वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यू के दो कंपोनेंट होते थे, एक कंपोनेंट आता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दूसरा कंपोनेंट आता है अलॉन्ग वाई एक्सिस।
जो इसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट है वो कितना आएगा U cos u theta. cos थीटा, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट कितना आएगा U sin theta. u sin थीटा। फिर आप लिखोगे u x इज इक्वल टू u cos थीटा, u y इज इक्वल टू u sin थीटा। एक्सेलरेशन along the x axis is equal to 0, acceleration along the y axis is equal to minus g, considering that I am taking the negative y axis as negative, ठीक है। So what is the final velocity along the x direction? vx is equal to ux plus ax into t plus ax into t। ax कितना है 0, ax कितना है 0, तो vx कितना आएगा ux के बराबर, और ux हमेशा कितना है u cos थीटा, मतलब वेलोसिटी along the x direction is always constant। y डायरेक्शन की बात करो, सो vy is equal to uy plus ay into t, ठीक है। ay कितना है माइनस जी के बराबर, uy कितना है u sin थीटा, सो vy की वैल्यू कितनी आएगी u sin थीटा माइनस जी टी। अब बताओ x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन y डायरेक्शन की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होती है, चेंज होती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मैक्सिमम हाइट कब मिलती थी, जब y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यहाँ से ही आप अपना रिलेशन निकालते थे टाइम ऑफ फ्लाइट का। अगर y डायरेक्शन की वेलोसिटी v को जीरो पुट कर दोगे तो उसको हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना टाइम लगा, u sin थीटा अपॉन g। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट का डबल, तो टोटल कितना आएगा 2u sin थीटा अपॉन g। बट माय कंसर्न वाज कि इसके अगर मैं किसी भी रैंडम पॉइंट p पे अगर बात करूं, किसी पॉइंट p पे आए तो यहाँ पे vx किसके बराबर है, u cos थीटा, vy किसके बराबर है, u sin थीटा माइनस gt। मतलब पहले वाले वेक्टर की लेंथ से छोटा वेक्टर बनेगा लेंथ में, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी ऊपर की तरफ। ये कितना आएगा vy। और थोड़ी देर बाद बात करूंगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर बात करूंगा तो उसके पास सिर्फ ux होगा, vy तो जीरो हो गया होगा। बात समझ में आई। नेट वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हो गई। सो अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की किसी दूसरी डायरेक्शन में लग रही है तो वेलोसिटी का एक नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। सो द इफ either the direction of the velocity will change or the direction of the magnitude of the velocity will change. In both the cases you will say that the particle is experiencing some acceleration. पार्टिकल के ऊपर अगर एक्सेलरेशन आए तो पार्टिकल के ऊपर जरूर कोई फोर्स लगा होगा, क्योंकि फोर्स लगा इसलिए क्या आई, एक्सेलरेशन आई। क्योंकि फोर्स लगा इसलिए क्या आई, आपके पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन आई। तो मुझे इन जनरल ये बताओ कि आपके पास एक ब्लॉक है m मास का, ठीक है। इसके ऊपर जो आपने फोर्स लगाया वो ऐसे लगाया एट सम एंगल थीटा, ठीक है। पार्टिकल के पास ओरिजिनली जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो u थी मास की डायरेक्शन में, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। तो फोर्स के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट तो आएगा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच विल बी टर्म्ड एज f cos थीटा, और इसको मैं वेलोसिटी के पैरेलल है तो इसको f पैरेलल कंपोनेंट बोल देता हूँ। एक आएगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसको मैंने क्या नाम दिया, f परपेंडिकुलर, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, f sin थीटा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ एक्सेलरेशन पैरेलल डायरेक्शन में अगर आपको निकालनी है तो आप क्या बोलोगे, फोर्स इन द पैरेलल डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स पैरेलल डायरेक्शन में कितना है, f cos थीटा अपॉन m। और अगर मैं एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करूँ तो वो क्या होगा, फोर्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मास m प्लस u। अभी तो सिर्फ एक्सेलरेशन की बात हो रही है भाई, एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन कितना होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन का फोर्स डिवाइडेड बाय मास। परपेंडिकुलर डायरेक्शन का फोर्स कितना है, f sin थीटा, मास कितना है, m। जो आपकी एक्सेलरेशन पैरेलल डायरेक्शन में है वो इनिशियल वेलोसिटी की u की डायरेक्शन में आ रही है। सो ये वाला जो आपका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्या करवाएगा, इट विल चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ u। वो वेलोसिटी u के मैग्नीट्यूड को क्या करवाएगा, चेंज करवाएगा। और अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले कंपोनेंट की बात करूं तो वो क्या करवाएगा, इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ u। वो u की वेलोसिटी डायरेक्शन को चेंज करवाएगा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। कितने एक्सेलरेशन के साथ चेंज करवाना है वो एक्सेलरेशन आपको समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैं नेट एक्सेलरेशन की बात करूं, यहाँ पे पार्टिकल के नेट एक्सेलरेशन की बात करूं, सो नेट एक्सेलरेशन विल बी गिवन बाय द पैरेलल वेक्टर कंपोनेंट प्लस परपेंडिकुलर वेक्टर कंपोनेंट। यही आएगा ना, पैरेलल वेक्टर जो आपके पास एक्सेलरेशन पैरेलल डायरेक्शन में है वो कहाँ पे है, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ए पैरेलल, और ये परपेंडिकुलर कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों का वेक्टर सम तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर देगा,
ठीक है. सो दिस वेक्टर विल बी नोन एज योर नेट एक्सेलरेशन वेक्टर. और इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है सो दैट विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ए पैरेलल वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर का होल रूट. दिस विल गिव यू द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकल की नेट एक्सेलरेशन समझ में आई. Yes. ठीक है. अब मुझे ये बताओ, सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में थी उसकी डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आई थी उसको आपने क्या नाम दिया? टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आई थी उसका नाम क्या था? अल्फा. अरे अल्फा तो एंगुलर वाली है, हम यहाँ पे लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. तो उसकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या आएगी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सिर्फ उसका नाम क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. कई लोग उसको पैरेलल एक्सेलरेशन बोल देते हैं. पैरेलल क्यों बोला? क्योंकि वो टेंजेंशियल वेलोसिटी के पैरेलल डायरेक्शन में है. टेंजेंशियल वेलोसिटी के पैरेलल डायरेक्शन में तो आप उसका नाम क्या दे सकते हो? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और पैरेलल एक्सेलरेशन. बात समझ में आई? उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन जो आएगी, परपेंडिकुलर किसका? टेंजेंशियल का. टेंजेंशियल की परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या कहलाती है? नॉर्मल. क्या कहलाती है? नॉर्मल. सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली जो उसके पास एक्सेलरेशन आएगी उसको क्या आप नाम दोगे? नॉर्मल एक्सेलरेशन. और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स रहा होगा उस फोर्स को क्या नाम दोगे? नॉर्मल फोर्स. उस फोर्स को आप क्या नाम दोगे? नॉर्मल फोर्स. बात समझ में आई? पक्का? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये सारे टर्म्स आपको समझ में आए अब तक? आगे देखें. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को एक बार दोबारा बताओ क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग क्या? द मैग्नीट्यूड ऑफ, किसका मैग्नीट्यूड? टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. किसका मैग्नीट्यूड चेंज करवाएगा? टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करवाएगा. कैसे? अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहे तो बढ़ेगा. अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ी तो, अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी v बढ़ रही है तो ओमेगा क्या होगा? बढ़ेगा. अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन कहाँ पे आएगा? सेम डायरेक्शन में आएगा एंगुलर वेलोसिटी के. बात समझ में आई? ठीक है. अब आ गया नॉर्मल एक्सेलरेशन. अब हम बात करें नॉर्मल एक्सेलरेशन की. नॉर्मल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? जो आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है. टेंजेंशियल वेलोसिटी की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है उसको आपने क्या नाम दिया? नॉर्मल एक्सेलरेशन. जो हमारा सर्कुलर मोशन था, सर्कल का पाथ कैसा था? सर्कुलर. उसमें किसी भी पॉइंट पे आपने वेलोसिटी को कैसे ड्रॉ किया? अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, मान लो, सो वेलोसिटी इवन इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है. अगर वेलोसिटी वेक्टर की, कौन सी वेलोसिटी? टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो आप क्या बोलोगे कि इसके ऊपर कोई ना कोई एक्सेलरेशन लगी होगी. कौन सी एक्सेलरेशन लगी होगी? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. अगर इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगती फिर तो वो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाती थे. लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हुई है मतलब एक एक्सेलरेशन लगी होगी जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रही होगी. बना दो हर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन. सो इसके लिए एक्सेलरेशन अलोंग दिस डायरेक्शन रहा होगा. दूसरे वाले पॉइंट पे इस डायरेक्शन में रहा होगा. किसी तीसरे पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे, चौथे पॉइंट पे देखा तो इस पॉइंट पे. ये तो हमें डायरेक्शन मिल गई एंगुलर एक्सेलरेशन की. देन सॉरी डायरेक्शन मिल गई नॉर्मल एक्सेलरेशन की. सो इन द केस इफ योर पार्टिकल हैव टू अंडरगो अ सर्कुलर मोशन देन ऑलवेज एंड ऑलवेज, चाहे तुम्हारी वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो या ना हो, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. और अगर डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो तुम बोलोगे हमेशा उसके पास एक एक्सेलरेशन रहेगा जो वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा. मतलब उसके पास हमेशा एक नॉर्मल एक्सेलरेशन होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए. अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं आया तो क्या नहीं होगा? हो पाएगा? तो डायरेक्शन ही चेंज हो पाएगी. और अगर डायरेक्शन ही चेंज हुई तो सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा. ये बात समझ में आई? ठीक है. सो यू विल से दैट इज द डायरेक्शन ऑफ, if direction of tangential velocity vector has to change then normal acceleration should always exist. नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा एग्जिस्ट करनी चाहिए. अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं की तो सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा. ये बात की गारंटी है.
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होना जरूरी है या नहीं है, ये बताओ। नहीं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पार्टिकल के पास होना जरूरी है या नहीं है? नहीं सर होना सर फिर तो रेस्ट पे रहेगा ना। नहीं वो अगर वेलोसिटी टेंजेंशियल होना जरूरी एक्सेलरेशन है। जीरो है तो भी पार्टिकल के पास Acceleration टेंजेंशियल वेलोसिटी हाँ, रहेगी जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। डायरेक्शन कैसे चेंज करवा रहे हो? बाय यूजिंग द नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर आपके पास एंगुलर टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, नॉर्मल एक्सेलरेशन भी है, तो क्या होगा? तो नॉर्मल एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, और जो आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा या कम करेगा। तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में तो जाएगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी कंटीन्यूअसली चेंज होने की वजह से सेम टाइम इंटरवल में वो अलग अलग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, जिसको आप क्या बोलते हो? नॉन यूनिफॉर्मिटी। उसी को तो आपने नॉन यूनिफॉर्मिटी बोला ना। क्या चीज, दोबारा रिपीट करो। अगर पार्टिकल के पास नॉर्मल एक्सेलरेशन है तो वो सर्कुलर मोशन में तो जाएगा। अगर उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी आएगी? कांस्टेंट। टेंजेंशियल वेलोसिटी का कांस्टेंट है तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल ट्रेवल करेगा, तो उसको क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर पार्टिकल के पास नॉर्मल एक्सेलरेशन है तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है वेलोसिटी की, साथ में उसके पास क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को या तो बढ़ाएगा या फिर कम करेगा। किसी भी केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहे हैं तो सेम टाइम इंटरवल में क्या सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? अलग अलग डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। तो उसको क्या बोलोगे आप? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया? पक्का? नाउ टेल मी वेदर अ सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन और नॉट। दोनों हो सकते हैं। सर्कुलर मोशन दो केसेस थे, कौन कौन से केसेस? हमने बोला या तो आपके पास होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना तो जिसमें क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर के टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा? नॉन कांस्टेंट। मुझे ये बताओ, क्या दोनों में से कौन सा मोशन आपका एक्सेलरेटेड मोशन है? दोनों है। बताओ। दोनों ही होंगे ना। नॉर्मल एक्सेलरेशन तो लग रही दोनों केसेस में होगा। दोनों केसेस में नॉर्मल एक्सेलरेशन तो आएगी, इवन दो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पहले केस में नहीं है, मान लेते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पहले केस में क्या थी? जीरो थी, लेकिन नॉर्मल एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो है। अगर सर्कुलर मोशन हो रहे हैं तो नॉर्मल एक्सेलरेशन तो हमेशा नॉन जीरो होगी। सेकंड पार्ट में भी तुम्हारा सर्कुलर मोशन हो रहे तो वहां पे नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है? नॉन जीरो। लेकिन इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यू विल से दैट देयर एग्जिस्ट अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आल्सो व्हिच इज नॉन जीरो। दोनों केसेस में कुछ ना कुछ तो नॉर्मल एक्सेलरेशन आ रही है, और अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन आ रही है तो नेट एक्सेलरेशन भी आएगी। अगर नेट एक्सेलरेशन है तो क्या आपका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा? बात समझ में आई? तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर वो आपसे ये बोले कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन और नॉट, तो आप बोलोगे यार यूनिफॉर्म का मतलब क्या था? वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्यों नहीं चाहिए? जीरो। नहीं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आ गई है उसके पास। बात समझ में आई? अब बताओ मुझे कि इस नॉर्मल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आता है? डेरिवेशन नहीं हम कर रहे, डायरेक्टली मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। जो आपके पास नॉर्मल एक्सेलरेशन जो आती है, इट कम्स आउट टू बी v²/r। कितनी आती है ये? v²/r। समझ में आई बात? v क्या था? r ओमेगा के बराबर। सो v की जगह अगर मैं r ओमेगा लिखूं, सो r ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन r which can be written as r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। डिनोमिनेटर का r और न्यूमरेटर का r एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा? दैट नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v²/r विच इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। समझ में आई बात? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? ये जो हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन है, अब तक भी जो हमने केस जो पढ़ा है ना, ये किसी भी कर्व्ड मोशन के लिए वैलिड है, कर्व्ड मोशन के लिए वैलिड है। अब पर्टिकुलर केस अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, तो सर्कल के बारे में मुझे एक छोटी चीज बताओ। ये सर्कल है, इस सर्कल पे अगर मैं आपको कोई एक पॉइंट बता दूं, इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसा होगा? टेंजेंट का मतलब क्या होता है? जो पाथ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। सो दिस इज द टेंजेंट टू द पॉइंट। जो मेरा डॉटेड पॉइंट है उसका टेंजेंट ऐसा आ गया। टेंजेंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन को आपने क्या नाम दिया? नॉर्मल। टेंजेंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन को आपने क्या नाम दिया? नॉर्मल। सो नॉर्मल लाइन कौन सी होगी? ऐसी ऑरेंज कलर की, विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये जो नॉर्मल है ये सर्कल के सेंटर से पास करती है,
नॉर्मल जो है ये सर्कल के सेंटर से पास करती है. सो इफ दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन दिस इज द नॉर्मल विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो जो हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो कहाँ से पास करेगी? विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल. इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल. एंड सिंस ये सर्कल के सेंटर से पास करती है इसलिए हम इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं. सर्कल के सेंटर से पास की इसलिए हमने इसको साथ में क्या नाम दिया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ए सेंट्रीपिटल. समझ में आई बात? सो सर्कुलर मोशन के केस में हम या तो नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलेंगे या हम बोलेंगे पार्टिकल के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होनी चाहिए. अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है तो पार्टिकल का सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगा. समझ में आया? पक्का? सो वी विल से for particle to undergo circular motion it must have centripetal acceleration. अच्छा, अगर एक्सेलरेशन आई है तो कोई ना कोई फोर्स तो रहा होगा. एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से आते हैं ना कि फोर्स एक्सेलरेशन की वजह से आती है. एक्सेलरेशन की वजह से हमेशा फोर्स आते हैं. अगर पार्टिकल के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स आता होगा. उस फोर्स का आपने क्या नाम दिया? सेंट्रीपिटल फोर्स. उस फोर्स का आपने क्या नाम दिया? सेंट्रीपिटल फोर्स विच विल बी इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी थी? mv स्क्वायर बाय आर. v स्क्वायर बाय आर. तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आएगा? इधर यू मे राइट mv स्क्वायर बाय आर और यू मे राइट mr ओमेगा स्क्वायर. क्या नाम दे दोगे आप उसका? mr ओमेगा स्क्वायर. सो फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन will be always equal to mv square by r, and this centripetal acceleration will always be acting toward the center of the circle. It will always be acting toward the center of the circle. बात समझ में आई? पक्का? जैसे एक मान लो आपके पास एक हिंज है. हिंज से किसी एक एल लेंथ पे के बॉटम पे आपने एक बॉब को हैंग कर दिया. बॉब को क्या कर दिया? हैंग कर दिया. आपने इसको नीचे से एक फोर्स लगा के छोड़ दिया. आपने सडन जग दिया, फोर्स लगा के छोड़ दिया सो दैट इट हैव गेन्ड अ वेलोसिटी u. एक वेलोसिटी u देके छोड़ दिया है आपने. तो क्या होगा? ऊपर वाला पॉइंट इसका फिक्स होने की वजह से पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा. एट एनी टाइम t द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी ओवर हियर. इस ओरिएंटेशन पे इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे होंगे? फोर्सेज को देखो. सो mg फोर्स कहाँ पे लगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. एक टेंशन फोर्स T आएगा जो कहाँ पे लगेगा? अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. टेंशन फोर्स T कहाँ पे आएगा? अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. लेट अस से द पार्टिकल हैव डिस्प्लेस्ड बाय एन एंगल ऑफ थीटा. पार्टिकल कितने एंगल से डिस्प्लेस हुए? थीटा एंगल से डिस्प्लेस हुए. सो फ्रॉम ज्योमेट्री आई कैन से दैट दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा. टेंशन के दो कंपोनेंट आ जाएंगे. टेंशन के दो कंपोनेंट आ जाएंगे या फिर आप mg के दो कंपोनेंट कर लो. मैं mg के दो कंपोनेंट कर रहा हूँ. सो mg का एक कंपोनेंट जो टेंशन के अलॉन्ग आएगा वो कितना आएगा? mg cos थीटा. और दूसरा कंपोनेंट जो पीछे की तरफ आएगा वो कितना आएगा? mg sin थीटा. मुझे ये बताओ, अब तुम्हारा अगर पार्टिकल का मोशन सर्कुलर मोशन है सो पार्टिकल के ऊपर कोई नेट फोर्स लग रहा होगा. वो नेट फोर्स किस तरफ लगना चाहिए? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो इन दिस केस यू विल से दैट द नेट सेंट्रीपिटल फोर्स which is acting on the particle should be equal to t minus mg cos theta. t minus mg cos theta वही आपके सर्कल के सेंटर के अलॉन्ग लग रहा है ना. तो वो वाला फोर्स क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल के ऊपर कोई अलग से नहीं लग रहा. पार्टिकल के ऊपर लगने वाले जो फोर्सेज हैं उन्हीं में से कोई बिहेव करेगा एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. उन्हीं में से कोई एक फोर्स बिहेव करेगा एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. ये बात समझ में आई? पक्का? तो मुझे ये बताओ mg sin थीटा वाला जो कंपोनेंट बचा वो mg sin थीटा क्या करे? mg cos थीटा को तो आपने बोल दिया वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स में लग गया. सेंट्रीपिटल फोर्स के किसी कंपोनेंट में आ गया. mg sin थीटा जो बचा उसने क्या किया? mg sin थीटा भी एक फोर्स है क्योंकि mg ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट है. मतलब फोर्स लग रहा है. तो ये फोर्स क्या करेगा? सर्कुलर मोशन को सर्कुलर में जाने के लिए अपोज करेगा. टेंजेंशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में. अगर तुम पार्टिकल की डिस्प्लेस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी को अगर ड्रॉ करोगे तो वेलोसिटी क्या होगी? टेंजेंशियल टू द पाथ v. अब देखो वेलोसिटी v के ऑपोजिट डायरेक्शन लग रहा है mg sin थीटा. सो mg sin थीटा का नेचर क्या होगा? mg sin थीटा विल बिहेव एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही टेंजेंशियल रिटार्डेशन कहलाएगा क्योंकि ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं. सो ये वेलोसिटी v के मैग्नीट्यूड को क्या करता जाएगा?
डिक्रीज करता जाएगा, वेलोसिटी v के मैग्नीट्यूड को क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। बात समझ में आई? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? सो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालना हो एट एनी इंस्टेंट यूजिंग द रिलेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, यू विल से दैट mv² बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वाज l शुड बी इक्वल टू t माइनस mg cos थीटा। सो वेलोसिटी v यहाँ से निकल जाएगी, कितनी आएगी वो, t माइनस mg cos थीटा होल डिवाइडेड बाय l डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर रूट। दिस विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट डिफरेंट थीटा। समझ में आई बात? पक्का? अच्छा, दूसरा एग्जांपल कंसिडर करो। इस वाले केस में तो आपके पास टेंशन फोर्स था जिसने एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स बिहेव किया। नाउ हियर आई एम गिविंग यू अ सिचुएशन वेयर यू हैव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पाथ, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल पाथ, एंड एट द एंड ऑफ द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल पाथ यू हैव अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस, जिसका रेडियस आपको गिवन है r। ब्लॉक m को u वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया, फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है। अगर फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है तो इसकी वेलोसिटी व्हेन इट विल जस्ट एट द बेस ऑफ द सर्कल, वेलोसिटी इसकी कितनी होगी यहाँ पे, सेम। कोई वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हुई ना, फोर्स मैंने लगाया नहीं है, u वेलोसिटी के साथ मैंने इसको प्रोजेक्ट किया था और फ्रिक्शन कहीं पे है नहीं, तो एनर्जी तो कोई भी डिसिपेट नहीं हुई। एनर्जी अगर डिसिपेट नहीं होगी, सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कितना आएगा, जीरो। एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, वर्क डन कितना आएगा, जीरो। मास m क्या है, रिजिड बॉडी, वर्क डन फॉर द रिजिड बॉडी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अगर वर्क डन जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा, जीरो। काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज जीरो है तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। So by the time when this block m will reach the foot of the circular path, its velocity will be same u. अब ये सर्कल में मूव करना स्टार्ट करेगा, so at any orientation let the particle is somewhere over here. So इस ओरिएंटेशन पे अगर हम देखें so mg फोर्स कहाँ पे लग रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और कौन से फोर्स से लग रहे हैं इसके ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। किसके परपेंडिकुलर, सरफेस के। कौन से सरफेस पे लगेगा, जो सरफेस कांटेक्ट में आया। कौन सा सरफेस कांटेक्ट में आया, बॉटम वाला, तो यहाँ पे आप लगाओगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। बात समझ में आई? अगर ये सर्कुलर मोशन में था, अगर जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ था, सो इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे रहा होगा, कुछ यहाँ पे रहा होगा। सो आप बोलोगे कि इस केस में जो आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द बॉडी इन सर्कुलर मोशन। बात समझ में आई? mg के कॉम्पोनेंट करो, सो mg के दो कॉम्पोनेंट आएंगे, एक तो आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक आएगा इस डायरेक्शन में। ये वाला क्या होगा, mg cos थीटा, दूसरा वाला क्या आएगा, mg sin थीटा। सो यू विल से दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू अंडरगो द सर्कुलर मोशन विल बी गिवन बाय n माइनस mg cos थीटा, n माइनस mg cos थीटा। बात समझ में आई? पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं? एक और एग्जांपल देखो। इन दिस केस व्हाट आई हैव डन, सेम एक सीलिंग है, सीलिंग से L लेंथ के बॉटम पे आपके पास एक बॉब था मास m का। सबसे पहले तो आप इसको डिस्प्लेस करके साइड में ले गए, साइड की पोजीशन पे ले आए। अब इस पोजीशन पे आपने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है। पहले वाले केस में क्या था, यहाँ पे मैं पार्टिकल को ऊपर की तरफ लेके गया था, ग्रेविटी के अगेंस्ट हाइट h मैंने उसकी अटेन करवाई थी इन सच अ वे कि इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे था, इस प्लेन में था, बाद में कहाँ पे गया, ऊपर की तरफ गया, तो इसने कुछ हाइट h गेन करी। ठीक है, अगर हम वर्क के कंसेप्ट से समझें तो जब आपने इसको बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी u दी थी, जैसे जैसे ये हाइट गेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगी, किसी दूसरी एनर्जी से आएगी। बॉडी के आपने ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स F कंटिन्यूसली नहीं लगाया, मैंने एक बार फोर्स F बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लगा के छोड़ दिया था, फोर्स तो लग नहीं रहा, तो इसके पास बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, हाफ m u स्क्वायर। वही वेलोसिटी तो कन्वर्ट हुई है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में। सो जैसे जैसे वो अपनी हाइट h गेन करता जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। वही कंक्लूजन हमने यहाँ पे भी निकाला। इन दिस केस विच आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर, यहाँ पे मैंने पार्टिकल को ऊपर तो हल्का से लेके गया, लेकिन वहाँ पे जाके मैं उसको और फर्दर ऊपर नहीं लेके जा रहा, मैं पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल मोशन में मूव करवा रहा हूँ। मतलब इसका पाथ कैसा होगा, यहाँ पे आके ये ग्रीन वाला पाथ विच इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये ग्रीन वाला पाथ जो है ये कौन से प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। मैंने क्या किया,
ये था, नीचे मेरा पार्टिकल है, पार्टिकल को साइड में लेके गया और ऐसे मूव करवा, समझ में आई बात? पक्का? पहले वाले केस में क्या था, पार्टिकल को मैं ऐसे मूव करवा रहा था वर्टिकल प्लेन में, अभी मैं साइड में लेके गया और मैं इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करवा रहा हूँ. So the plane of the circular motion is horizontal in this case. Plane of the circular motion is horizontal in this case. So let us say that I have given it a velocity. कोई भी मैंने इसको velocity दे दी है, उससे फर्क नहीं पड़ता. थीटा एंगल से डिस्प्लेस कराया. Length of the string is L. Length of the string is L. Then you have to find the velocity of the circular motion. Tangential velocity of the circular motion आपको find out करनी है, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे, इसके डिस्प्लेस पोजीशन पर इसको कुछ फोर्सेस निकालोगे, इसके ऊपर लगने वाले सारे mg फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. टेंशन फोर्स T कहाँ पे लग रहा होगा, इन दिस डायरेक्शन. अगर सर्कुलर मोशन जो है वो ग्रीन वाले पाथ के अलॉन्ग है, सो उसका सेंटर कहाँ रहा होगा, यहाँ कहीं पे रहा होगा. मतलब कोई एक फोर्स ऐसा होगा जिसका कंपोनेंट अलोंग द सर्कल लगा होगा, अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल लगा होगा. mg फोर्स तो ऑलरेडी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, प्लेन कौन सा है, ग्रीन कलर वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन. mg फोर्स कहाँ पे लग रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो mg का तो कोई कंपोनेंट आने नहीं वाला. कंपोनेंट किसका आएगा यहाँ पे, टेंशन फोर्स T का. तो टेंशन फोर्स T के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा वर्टिकल प्लेन में और एक आएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में. ऊपर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, T cos थीटा. हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला कंपोनेंट कितना आएगा, T sin थीटा. कितना आएगा वो, T sin थीटा. अब मुझे बताओ, पार्टिकल अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा था तो उसके ऊपर नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में कितने लगने चाहिए, जीरो. पार्टिकल अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा था तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्सेस क्या होंगे, जीरो. सो यू विल से T cos थीटा शुड ऑलवेज बी इक्वल टू mg. दूसरा, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन से फोर्स की वजह से आया है यहाँ पे, टेंशन की कंपोनेंट की वजह से. टेंशन को कौन सा कंपोनेंट, T sin थीटा. सो T sin थीटा विल बिहेव एज योर सेंट्रीपिटल फोर्स which is given by mv square by r. mv square upon r. यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल बताओ कितना आएगा. अगर L लेंथ पे आपने उसको डिफ्लेक्ट किया था, सो L cos थीटा विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन. देखो कैसे, if this length is L, so what will be this length, L sin theta, sorry, it will be L sin theta. ये वाली लेंथ R किसके बराबर रहेगी, L sin थीटा की. बात समझ में आई. सो द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन विल बी इक्वल टू L sin थीटा. रेडियस की वैल्यू नीचे वाली एक्सप्रेशन में पुट कर दो. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 1 अगर निकालूं, सो आप क्या लिखोगे, T sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. दोनों तरफ डिवाइड करो किससे, फर्स्ट इक्वेशन से, विच इज T cos थीटा इज इक्वल टू mg. टेंशन T से T कैंसिल आउट होगा, मास M से मास M कैंसिल आउट होगा. sin थीटा अपॉन cos थीटा आपको क्या देगा, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r g. सो द वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल विल अंडरगो द सर्कुलर मोशन विल बी अंडर रूट ऑफ r g tan थीटा. कितना आएगा, r g tan थीटा. समझ में आई बात, पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं. आगे बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, वो फोर्स जो किसी भी पार्टिकल को नेसेसरी था सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताओ क्या होगा. कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उसको बाहर निकालने के लिए जितना फोर्स लगा. गलत, बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल को, दोबारा बोलो. सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो बाहर, बहुत गलत, बहुत ही ज़्यादा गलत. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या, समझो एक बार. ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है, पार्टिकल कहाँ पर है, से फॉर एग्जांपल पार्टिकल इज इनिशियली एट दिस पॉइंट P. अब तक जो हमने बात की थी वहाँ पे हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, ऑब्जर्वर हम खुद थे. हमारे रिस्पेक्ट में पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा था, तो उसके बाद हमने बोला कोई एक फोर्स लग रहा होगा जो कहाँ पे लगा होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. अगर ऑब्जर्वर खुद पार्टिकल के ऊपर बैठ जाए, अगर ऑब्जर्वर खुद पार्टिकल के ऊपर बैठ जाए, तो ऑब्जर्वर को अपने आप को क्या दिखेगा कि मैं स्टेशनरी हूँ, मैं क्या हूँ, स्टेशनरी हूँ. लेकिन ऑब्जर्वर पार्टिकल के ऊपर है, पार्टिकल किस में जा रहे हैं, सर्कुलर मोशन में.
सर्कुलर मोशन चाहे किसी भी टाइप का हो, हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होगा। हमेशा क्या होगा? एक्सेलरेटेड मोशन। तो आप बोलोगे सिंस सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन, तो आप क्या बोलोगे? इफ ऑब्जर्वर इज सिटिंग ऑन द ऑब्जर्वर इज विद द पार्टिकल इटसेल्फ, तो ऑब्जर्वर का फ्रेम कौन सा हो जाएगा? नॉन इनिशियल फ्रेम। सो ऑब्जर्वर का फ्रेम कौन सा हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम पे होते हैं, सो हर पार्टिकल के ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, जिस फोर्स को आप क्या बोलते हो? सूडो फोर्स। सर मैंने बोला था pseudo force। लेकिन तुमने साथ में बहुत गलत भी बोला था अच्छा, हाँ, वो सही कि वो उसको बैलेंस करने के लिए लगता है। बैलेंस करने के लिए नहीं लगता। अभी देखो, जब तुम्हारे पार्टिकल पी के ऊपर ही ऑब्जर्वर बैठ गया, सो ऑब्जर्वर क्या हो गया? एक्सेलरेटेड मोशन में आ गया। अगर पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में, सो नॉन इनिशियल फ्रेम हो गया, तो ऑब्जर्वर को हर बॉडी के ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स दिखेगा। वो फोर्स कौन सा दिखेगा? स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स लगाते कैसे हैं? ये देखो, ओरिजिनली जो पार्टिकल था उसके पास एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में थी? अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। कितनी थी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थी उसके पास। कितनी एक्सेलरेशन थी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थी। अगर मैं पॉइंट पी पे जो मेरा पार्टिकल है, ठीक है, और साथ में हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि टेंशन भी थी, जो पार्टिकल था वो एक टेंशन की वजह से मूव कर रहा था। सो पार्टिकल पे टेंशन इनवर्ट डायरेक्शन में लग रहा होगा। जब तक ऑब्जर्वर रेस्ट पे था, ग्राउंड पे था, तब तुमने क्या बोला? टेंशन फोर्स टी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आपने टी को क्या लिख दिया? टी इज इक्वल टू mv²/r। ये इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में लिखी? फॉर ऑब्जर्वर एट ग्राउंड। ऑब्जर्वर जब ग्राउंड पे था तब तो आपने बोला टेंशन फोर्स टी ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरह बिहेव किया, सो टी किसके बराबर लगा? mv²/r। अगर आपका ऑब्जर्वर पार्टिकल के ऊपर बैठ गया, तो पार्टिकल की एक्सेलरेशन कितनी है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो उस केस में वो पार्टिकल के ऊपर, ऑब्जर्वर तो ऑब्जर्वर है, पार्टिकल जिसकी आप स्टडी करना चाहते थे, पार्टिकल के ऊपर एक सूडो फोर्स लगा, जो किस पे लगेगा? ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो अगर आपका पार्टिकल कहाँ पे था? इस पिंक कलर वाले पॉइंट पे था। टेंशन फोर्स टी पे कहाँ पे लग रही थी? इनवर्ट डायरेक्शन में। लेकिन जो ऑब्जर्वर था वो कहाँ पे था? यहाँ पे। और ऑब्जर्वर के पास कौन सी एक्सेलरेशन थी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप बोलोगे पार्टिकल के ऊपर आप एक एक्सेलरेशन लगाओगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, या पार्टिकल के ऊपर आप एक फोर्स लगाओगे। पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगाओगे, जो फोर्स कौन सा होगा? स्यूडो फोर्स। इस स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। इट विल बी गिवन बाय मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन कितनी है? v²/r। मास ऑफ द पार्टिकल कितना है? m। सो जो फोर्स जो लगा, ये फोर्स कितना लगा? mv²/r। लेकिन ये फोर्स कौन सा था? स्यूडो फोर्स। इसको हमने नाम दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। इसको क्या नाम दिया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे लगा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब मुझे ये बताओ, अगर पार्टिकल खुद, ऑब्जर्वर खुद पार्टिकल के ऊपर बैठा हुआ था, तो ऑब्जर्वर को पार्टिकल कैसा दिखेगा? हमेशा स्टेशनरी। तो उसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्सेस क्या होने चाहिए? 0। तो उस केस में आप क्या इक्वेशन लिखोगे कि टेंशन फोर्स टी आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रही होगी, या फिर आप लिखोगे टी माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड बी इक्वल टू 0, बिकॉज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल शुड बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के ऊपर खुद ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। ऑब्जर्वर के लिए पार्टिकल क्या होगा? स्टेशनरी। स्टेशनरी है तो नेट फोर्सेस क्या होंगे? 0। टेंशन फोर्स टी इनवर्ट डायरेक्शन में था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में था, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? टी माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपने कब लिखी? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। और वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा है उसका? पार्टिकल इटसेल्फ। ठीक है। तो यहाँ पे आप टेंशन टी को क्या लिखोगे? इसमें टेंशन टी को क्या लिखोगे? mv²/r। बोलो। अच्छा, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा? नहीं, यही मैं अगला बता रहा हूँ। तो जब आपका पार्टिकल के ऊपर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है? पार्टिकल के ऊपर। तो आपने क्या बोला? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप सारे के सारे फोर्सेस लिखोगे। पहले केस में जब ऑब्जर्वर ग्राउंड पे था, तो उसके ऊपर आपने लिखा पार्टिकल के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन फोर्स। तो आपने क्या बोला?
पार्टिकल को अगर सर्कुलर मोशन में मूव करना है तो उसके ऊपर एक फोर्स ऐसा लग रहा होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है mv²/r। कौन सा यहाँ पे फोर्स था जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा था? टेंशन फोर्स T। तो आपने बोला क्या? टेंशन फोर्स T विल बी इक्वल टू mv²/r with respect to the observer which is stationary, which is on ground. Now with respect to the observer who is sitting on the particle itself, the frame of reference has become non-inertial. नॉन-इनिशियल फ्रेम में पार्टिकल के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगा। वो स्यूडो फोर्स आपने कैसे निकाला? मैग्नीट्यूड कितना है? मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, पहला पॉइंट। दूसरा, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर विल बी टेकन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। सिंस पार्टिकल या ऑब्जर्वर पार्टिकल के ऊपर बैठा होता है तो पार्टिकल भी एक सर्कुलर, ऑब्जर्वर सर्कुलर मोशन में मूव करे। ऑब्जर्वर अगर सर्कुलर मोशन में मूव करे तो ऑब्जर्वर के ऊपर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी जो इनवर्ड डायरेक्शन में है। सो पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कहाँ पे आएगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कहाँ पे आएगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो पार्टिकल को अब आप ये बोलोगे कि पार्टिकल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या है? स्टेशनरी। सो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स तो रहा ही नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स तो तब होगा ना जब वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा। अगर पार्टिकल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो गया तो उसका सर्कुलर मोशन तो उसी वक्त खत्म हो गया। अब तो ऑब्जर्वर का सर्कुलर मोशन है, पार्टिकल स्टेशनरी है लेकिन ऑब्जर्वर का सर्कुलर मोशन है। पहले केस में क्या था? ऑब्जर्वर स्टेशनरी था, पार्टिकल का सर्कुलर मोशन था। समझ में आया? सो एक बारी में एक ही फोर्स लगेगा, दोनों फोर्सेज नहीं लगेंगे। या तो आप बोलो कि आपका ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं तो उसके ऊपर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर आप बोलोगे ऑब्जर्वर खुद पार्टिकल के ऊपर बैठा हुआ है सो पार्टिकल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? स्टेशनरी। तो उस केस में ऑब्जर्वर के सर्कुलर मोशन पे होने की वजह से पार्टिकल के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। लेकिन उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि पार्टिकल क्या हो गया? स्टेशनरी हो गया। पार्टिकल क्या हो गया? स्टेशनरी हो गया। बात समझ में आई? दोनों कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या